है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटको एंड स्पोर्टिको, ये दो उसने कंपनीज आपको दे दी हैं। ठीक है, दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही है लेकिन दो अलग एंटिटीज हैं। फिटको अलग है, स्पोर्टिको अलग है। वो कैसे आगे अलग है वो आगे सवाल में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिए हुए एक्सट्रैक्ट। साल हमारे पास है 31 दिसंबर 2020, और ये सारे इसके फाइनेंशियल स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स हैं। फिर उसने कुछ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी कमाया फिटको ने, और नोट 3 में गिवन है। फिर हमारे पास ये आ गई छोटी सी क्यूट सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है इसका डाटा, इंफॉर्मेशन। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि फिटको एक मैन्युफैक्चरर है, खुद बनाता है चीजों को, रिटेलर ऑफ प्रीमियम ब्रांडेड सॉफ्टवेयर, और फिर उनको रिटेल भी करता है सॉफ्टवेयर को, स्पोर्ट्स वेयर को, विच इट सेल्स ऑनलाइन, ऑनलाइन बेचता है, एंड इट्स ऑन इंटरनेशनल चेन ऑफ ब्रांडेड स्टोर्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन का लफ्ज है, तो मतलब ये है कि ये फिजिकली इन रियल वर्ल्ड ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऑनलाइन इनका स्टोर है, और ये इंटरनेशनली मार्केट करता है, टारगेट ऑडियंस करता है। देन हमारे पास है स्पोर्टिको, सेल करता है मिड मार्केट स्पोर्ट्सवेयर। अच्छा, मिड मार्केट की इनकी हाई लेवल की क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं होती, मिड मार्केट जो एवरेज मिड जिसके आप कह सकते हो मिडिल क्लास के जो टारगेट है ऑडियंस, उनको करता है इन डिपार्टमेंट स्टोर्स। इनके स्टोर्स भी हैं, एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी काम करते हैं। इट्स सोर्स इट्स गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, ये बनाते नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर से रिसीव डायरेक्टली रिसीव करते हैं, सोर्स करते हैं, एंड डज नॉट मेक इंटरनेशनल सेल, और ये लोकल ही काम करते हैं। ये दोनों फर्क जानने हैं आपने दोनों में। स्पोर्टी को प्लान्स टू एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन ये प्लान करने के अगले साल हम जरूर इसको मार्केट करेंगे इंटरनेशनली। थर्ड हमारे पास एडजस्टमेंट है ऑन 31 अक्टूबर 2010। हमारे सवाल सवाल का ईयर एंड भी यही है। फिट को डिस्पोज इट्स इन्वेस्टमेंट इन एक्टिव डिवीजन फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, कहीं पे इसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसको डिस्पोज किया 10 मिलियन के ऊपर। द कैश प्रोसीड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज रिसीवेबल एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर प्रिपेयर्ड एंड गेन इन द डिस्पोजल इंक्लूडेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अबव। ठीक है, उसने बता दिया हमें कि उसने अभी पैसे लिए नहीं है, रिसीवेबल हैं, और उसके ऊपर जो उसको गेन हुआ है उसने उसको पीएनएल के अंदर फेंका हुआ है। द एक्टिव डिवीजन हैज द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। जो उसने डिवीजन अपनी एक्टिव डिवीजन बेची है उसकी अपनी रेशियोज ये थी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 40%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 5%। फिट को आल्सो चार्ज 1 लाख 0.1 million per month to active division for central services which was deducted from operating expense in the financial statement। ठीक है, फिट को इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। ठीक है, और वो उनसे क्या कहते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के नाम पे 1 लाख डॉलर पर मंथ चार्ज भी करता था। अब जब उसने बेच दी तो उसको एक नुकसान होगा कि उसकी ये इनकम खत्म हो जाएगी, और इसीलिए अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से उसको लेस कर देता था, मतलब इनकम बना देता था। तो एक्सपेंस का रिवर्सल इज इट सेल्फ एन इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेशोज गिवन है। रेशोज मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल ही बच्चों वाली रेशोज हैं। ठीक है, और इसमें तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है पिछले सवाल की रेशोज में, फिर भी चलो एडजस्टमेंट्स थी, वो हमने की कि उसके बाद हमने रेशो निकाली। यहाँ पे आप सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो आप प्रॉफिट पकड़ोगे, सेल पकड़ोगे, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लोगे, दोनों के निकालने हैं आपने। फिट के भी और स्पोर्टी के दोनों को आपको अलग अलग डाटा अवेलेबल है। देन हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसी तरीके से, फिर ट्रेड पेबल डेज वो भी इसी तरीके से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने प्रॉफिट पकड़ना है, और अपने कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से पकड़ना है। टोटल इक्विटी इसने दिया हुआ है कि टोटल इक्विटी, और इसके बाद यही आपने ले लेना है। इसके अलावा उसके अगर तफरीक करके बताता कि डेट कितना इक्विटी कितना तो अलग लेते, आपने सिंपल टोटल इक्विटी ले लेना है यहाँ पे। देन हमारे पास गियरिंग, आपने डेट पकड़ना है। डेट हमारे पास है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। रेशियोज को मैं नहीं करा रहा। आगे बढ़ते हैं कमेंट्स के ऊपर, तो ये क्विकली आपकी वीडियो समराइज हो जाएगी। कमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एंड पोजीशन फिर से आगे हमारे पास बहुत कंपनी के अलग अलग बताने हैं। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डाटा। मैं यहाँ पे क्विकली चीजों को लेके आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारे पास सवाल थे और इनके आंसर्स। बहुत आसान सा ये सवाल है, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर है फिटको का 332। आपने जस्ट मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके बाद आपने खुद इसको लिखना है। इस बार सिर्फ फर्क आया है आपके रेशियोज के अंदर, इस एनालिसिस का, इस कमेंट्स का। बस आपने यही समझना है। ये फिट को की रेशियोज ने निकाल के देख दी हुई हैं। देखो, बहुत ही बेसिक्स हैं, कुछ भी उनके अंदर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन इसने देखो इतना बड़ा एक्सपैंड करके दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो। बट अगर मैं आपको क्विकली इन रेशियोज और सवाल का डाटा यूज करके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं,
तो वो ये हो सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो उसने हमसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट है फिटको का वो 24.0% है और उसका है 31.8%। आप कंपैरिजन करके भी बता सकते हो, अलग अलग करके बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसने आपने सवाल जब पढ़ना है तो वो कह रहा है कि आपने इनकी कमेंट करना परफॉर्मेंस ऑफ बोथ कंपनीज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पोर्टिको की, स्पोर्टिको को अगर मैं देखूं तो इसका जो है क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये ज्यादा है एज कंपेयर टू फिटको। जबकि आपको मैं मजे की बात बताऊं, यू विल बी अमेज्ड कि स्पोर्टिको का रेवेन्यू कम है फिटको से, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि स्पोर्टिको का कॉस्ट सेविंग ज्यादा है। तो प्रॉफिट बढ़ने की एक वजह जहां सेल ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ये एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी कॉस्ट कम है। तो एक बंदा अगर जितनी कॉस्ट कम रख रहा है, अगर उसकी सेल नॉर्मल भी है, तो अपने प्रॉफिट ज्यादा ला सकता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट बता सकते हो। इवन दो द स्पोर्टिको हैज बेटर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देन फिटको, but it has less sale as compared to Fitco, but it has better cost saving. ठीक है, so cost saving is also a prime thing that accountant should consider, an entity should consider for having a better profit position. फिर हमारे पास ये है, अच्छा इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ज्यादा है। मजे की बात बताऊं आपको, यहाँ पे एक और बात इससे आप लिंक कर सकते हो कि फिटको, जस्ट अ सेकंड मैं इसको काट दूं, फिटको जो कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा था और सिर्फ इंटरनेशनल टारगेट कर रहा था ऑडियंस को, और वो सिर्फ ऑनलाइन बेच रहा था। तो इस पॉइंट को आप नेगेटिव करके भी शो कर सकते हो कि यार ये वजह हो सकती है कि इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है। ठीक है, ये इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और इसकी आगे टारगेट ऑडियंस कम है। तो इसलिए आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। और फिर ये इसने सिर्फ क्या कहते हैं कि ब्रांडेड स्टोर इसने इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी चीज की महंगाई ज्यादा होती है, वो बिकती तो ज्यादा है लेकिन ऑडियंस कम टारगेट होती है। जब उसके मुकाबले में स्पोर्टिको ने मिडिल क्लास को टारगेट किया हुआ है, और वो ऑनलाइन और क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर दोनों तरीकों से बेच रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आप ये भी लिख सकते हो कि फिटको की कम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह ये हो सकती है कि उसके पास एक क्या कहते हैं एक एक्टिव डिवीजन थी जो कि उसको अच्छी खासी प्रोसीड्स करके दे रहा था, और उसने उसको बेच दिया। तो जो उसको पहले 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रहा था, अब उसके पास है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% दे रहा था, वो है ही नहीं। तो उसकी वजह से भी इस साल के आखिर में उसकी जो रेशियोज हैं, उसकी जो मार्जिन हैं वो कम हुए पड़े एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर स्पोर्टी को। तो ये सारे फैक्टर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो उसमें भी स्पोर्टी को आगे है एज कम्पेयर टू फिट को क्या कहते हैं फिट को 14.5% से। ये चीजें आपने थोड़ी मैथमेटिकली टच देनी है। ठीक है, और इसमें भी आप वो वाला टच दे सकते हो डिवीजन को वाला, तो उनको इकट्ठा भी लिख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ स्पोर्टी को इज बेटर देन फिट को बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। और इस तरीके से आप सारे पॉइंट पे बड़े तरीके से अच्छे तरीके से आप इनको लिखो। ठीक है, बजाय इसके कि आपके जो इसके आंसर शीट के अंदर आंसर इस तरीके से गंदे गंदे पैरा शक्ल में गिवन है, आप प्यारे प्यारे पॉइंट्स बना के लिखो, ताकि एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग इससे हो। और आप 20 नंबर इससे अगर ले लेते हो ना, 15 नंबर भी आपके आ जाते हैं ना ऑन सेफ साइड, तो आपके लिए बाकी एरिया से तकरीबन 35 स्कोर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर एक और भी हमारे पास परफॉर्मेंस का रेशियो है विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी ये जो दोनों हैं गियरिंग और ट्रेड पेबल डेज, ये हमारे पास पोजीशन के रेशियोज हैं। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये अनदर रेशियो ऑफ क्या कहते हैं परफॉर्मेंस। इससे भी मेजर की जाती है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें देखो, फिर से जो है स्पोर्टी को जीत रहा है एज कम्पेयर टू फिट को। इसके अंदर भी आप ये फैक्टर लिख सकते हो। ठीक है, ड्यू टू दीज फैक्टर। अच्छा, इसमें अब ये अगर देखो इसका अलग क्या वजह हो सकती है। एक जो स्पोर्टी मार्जिन है, सॉरी स्पोर्टी को है, इसके पेबल कम है। देखो, कहाँ 15,000, कहाँ 45,000, कहाँ 12,000, कहाँ 35,000। ठीक है, ये कम लोन लेके आ रहा है, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटीज है या चाहे ट्रेड पेबल यानी कि करंट लाइबिलिटीज हैं, इसके ओवरऑल कम है। तो ये बेटर पोजीशन में है। ठीक है, इसलिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है। ठीक है, इसका 45,000 यहाँ ऐड हो रहा है, बेचारे का 15,000 हो रहा है। और फिर इसकी इक्विटी भी ज्यादा है फिटको की। ठीक है,
और इस तरीके से जितना डिनोमिनेटर के फैक्टर बड़े होते जाएंगे उतना ही रेशो ओवरऑल कम होती जाएगी। ठीक है। और फिर उसके मुकाबले में जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा हैं स्पोर्टिको के। ये देखो 32,000 और 25,000, ये जो सारी मैथमेटिकल बातें इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। लास्ट में हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे दो रेशियोज हैं, एक है ट्रेड पेबल डेज और गियरिंग। ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो कि जो क्या कहते हैं, फिटको है उसके पास ट्रेड पेबल डेज ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास क्रेडिट पीरियड ज्यादा है। और स्पोर्टिको के क्रेडिट पीरियड कम है। इसके पॉजिटिव भी फैक्टर्स हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब पॉजिटिव ये हो सकते हैं कि अपना ये कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा है क्रेडिट पीरियड जो ये लेके आया है, जबकि उसके मुकाबले में स्पोर्टिको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। जल्दी पैसे देना भी गलत बात है, लेकिन लेट पैसे देना भी गलत बात है। इसका मतलब यह है कि जो इसके क्या कहते हैं सेलर हैं उनकी नजर में स्पोर्टिको का क्रेडिट रेटिंग ज्यादा है, वो ज्यादा मंझा हुआ बंदा है कि जल्दी पैसे दे देता है और उसको आगे जाके ज्यादा आसानी से क्रेडिट के ऊपर चीजें मिल सकती हैं एज कम्पेयर टू फिट को। ठीक है। अगर मैं गेयरिंग की बात करूं, फिर गेयरिंग के मसला जहाँ पे फिर बेचारे फिटको के साथ आ रहा है कि 50%, 25%। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना इनको आप जितना अच्छे तरीके से ना लॉजिकली लेके चलोगे ना, स्पोर्टी को सॉरी फिट को हैज ट्वाइस ऑफ द गेयरिंग एज कम्पेयर टू स्पोर्टी को, उतना ही ये अच्छा एग्जामिन के क्या कहते हैं कि एग्जामिनर की नजर में आपका जो है आंसर बेटर मॉडल बनेगा। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फिट को हैज ट्वाइस द गेयरिंग रेशियो स्पोर्टी को, मेकिंग इट रिस्कियर। क्योंकि आप जितना लोन लेके आते हो उतना ही आपके लिए रिस्कियर होता है। आपके शेयर होल्डर तो आपको माफ कर सकते हैं, वो आपके ऑनर हैं, आपकी बात को समझ सकते हैं कि चलो लॉस आ गया, इस साल मैं कम डिविडेंड ले लेता हूँ। लेकिन आपके जो डेट वाले हैं, लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो नहीं माफ करते। वो तो इतने सख्त होते हैं कि आपके खिलाफ केस करके और आपको लिक्विडेट करके और आपके एसेट बेच के भी अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इसलिए रिस्की होता है कि आप लोन लेके तो आ गए हो, लेकिन अगर आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, आपकी गियरिंग मार्जिन कम ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट का भी मसला आ सकता है। जाहिर सी बात है जिसने ज्यादा लोन ले रखा है, देखो सवाल के अंदर इसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज 45,000 है, इसकी 15,000 है। तो लोन ज्यादा लेके तो मैं आ गया हूँ, इसका मतलब यह है कि मुझे हर साल फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी डबल। डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल। 15,000 एज कम्पेयर टू 45,000, ट्रिपल बनती है अमाउंट। तो फिटको को हर साल 3 गुना ज्यादा सूद देना पड़ेगा, प्रॉफिट उसकी वजह से कम होता जाएगा। तो ओवरऑल आपने अच्छी खासी बुराइयां कर देनी है फिटको की एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं स्पोर्टी को। अभी तक कोई ऐसा फैक्टर नजर नहीं आया जिसमें कि फिट को भी आगे हो एज कम्पेयर टू स्पोर्टी को। फिर हमारे पास कैश और पेबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्पोर्टी को इसमें भी आगे है, देखो उसके पास 10,000 कैश पड़ा है, इसके पास 5,000 कैश पड़ा है। ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क आ रहा है ना, ये आउट ऑफ द मैच सिलेबस आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने उसको भी रिस्की समझना है। कि अगर एक कंपनी के पास ना 1 लाख सपोज क्या कहते हैं कि कैश पड़ा, जबकि उसके सेक्टर में बाकी कंपनियां जो है उनके पास एवरेज 25,000 होता है, 75,000 का गैप आ रहा है, वो सही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उतना पैटी कैश क्यों रख रहे हैं, फ्रॉड के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या आप कह सकते हो कि वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, सही उससे क्या कहते हैं इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे। ठीक है। और ओवर द पीरियड कैश डी वैल्यू होता है, उनका ज्यादा रिस्क है, अगर ये कैश पड़ा पड़ा अगर ये यूज ना हुआ तो डी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आप नेगेटिव भी बयान कर सकते हो, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने स्पोर्टिको को तारीफ करनी और आखिर में कंक्लूजन अगर आप दोगे तो कहोगे स्पोर्टिको इज इन स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट ज्यादा है, लोन कम है, इसकी वजह से रिस्क कम है, फाइनेंस कॉस्ट कम होने वाली है, बेटर पोजीशन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और जिसके पास पैसा ज्यादा हो ना, तो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, ज्यादा दुकानें खोल सकता है। ठीक है। और ज्यादा कस्टमर टारगेट कर सकता है। तो इसीलिए स्पोर्टिको इज गोइंग बेटर देन फिटको। और इस तरीके से आपने इसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन का भी एनालिसिस बता देना है इस तरीके से। और इस 20 नंबर के सवाल को आप इन बातों से क्रैक कर सकते हो। और एक एफआर के बड़े पेपर में अगर आप 14 मार्क्स के सवाल में 10 नंबर ले आते हो, जिस बातें लिख के कोई मैथमेटिकल उसमें नहीं है, तो दैट्स अ बिग हंट फॉर यू। और इस तरीके से आपने सारे सवाल करने हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोई आसान सवाल रहेगा मैं इसकी प्रैक्टिस दूंगा, एक दफा आपको मैं भेजूंगा, आप उसको करके मुझे भेजना। ठीक है। अगर उसमें मसला आएगा तो उसको फिर से अलग से डिस्कस कर लेंगे, अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। दैट वाज द फिट को एंड स्पोर्टी को फॉर द डे। दोनों आपके लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी यह है कि आपने पिछले तमाम टॉपिक्स को भी कवर करना है, लेकिन इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 20 मार्क्स आर नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपने अच्छे से करने हैं। ये ना हो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में इतना घुस जाओ कि आप एमसीक्यूज को देखो ही ना। सो आपने उसको भी कंसिडर करना है, एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट आवर रेशियोज एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो या थैंक्स फॉर द डे। और बाकी हम कल ये मैंने प्लान वैसे बना रखा था, इसके अंदर कल हम देखेंगे पेस्ट्री को एंड पिनैडी को,
और इस तरीके से हम आपके इस मंथ एंड तक तकरीबन सारे हर किस्म का सवाल डिस्कस कर लेंगे, और आप इंशाल्लाह इस पोजीशन में जरूर होंगे कि एटलीस्ट, मैं बड़ी बात नहीं करता, आउट ऑफ 20 15 आप स्कोर कर लोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह।